देश में शुरुआत से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही, लेकिन आजादी के बाद देश में पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी थी। बाद में ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय लोगों की भागीदारी और पंचायती राज को सशक्त करने के लिए 73वां संविधान संशोधन कर उन्हें मजबूत करने का प्रयास किया गया। दरअसल पंचायती राज से जुड़ी संस्थाएं मजबूती से विकास कार्य कर सके, इस सोच के साथ पूर्व पीएम राजीव गांधी ने देश में पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने का काम किया। राजीव गांधी का मानना था कि जब तक पंचायती राज व्यवस्था सबल नहीं होगी तब तक निचले स्तर तक लोकतंत्र नहीं पहुंच सकता। उन्होंने अपने कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था का पूरा प्रस्ताव तैयार करवाया। इसके बाद 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायती राज व्यवस्था का उदय हुआ। राजीव गांधी की सरकार की ओर से तैयार 64वें संविधान संशोधन विधेयक के आधार पर नरसिम्हा राव सरकार ने 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित करवाया था। 24 अप्रैल 1993 में पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, जिससे सभी राज्यों में पंचायतों के चुनाव करवाने को मजबूर होना पड़ा। पंचायती राज व्यवस्था का मकसद सत्ता का विकेंद्रीकरण था। उनके वक्त में पार्लियामेंट में गिर गया एक बार बिल, बाद में पास करना पड़ा। पर आज चुनाव हो रहे नगर निगमों के, पंचायतों के, मुझे याद है बचपन में 22 साल तक चुनाव नहीं होते थे। 22 साल में गांव के सरपंच साहब को 22 साल तक सरपंच साहब पुकारना पड़ता था, याद है आपको? अब जाकर के ये है सरकार किसी की हो, चुनाव 5 साल में होना ही है उन्हें। ये राजीव गांधी जी का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज संस्थाओं को अहम अधिकार और शक्तियां मिली, जो निम्न है। 24 अप्रैल 1993 में देश पंचायती राज के क्षेत्र में बड़ा कदम। इसी दिन लागू हुआ था 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज संस्थानों को मिला संवैधानिक दर्जा। 73वें संशोधन अधिनियम के प्रस्ताव। पंचायती राज के लिए हुई त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना। हर 5 साल में पंचायतों के नियमित चुनाव का प्रावधान। आरक्षित जातियों के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण का प्रस्ताव। महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण। 73वां संशोधन अधिनियम के बाद पंचायतों को मिली कई शक्तियां। कर, ड्यूटी, टोल शुल्क लगाने और वसूली को भी मिला पंचायतों को अधिकार। 74वां संविधान संशोधन नगर निकायों के सत्ता विकेंद्रीकरण का एक मजबूत आधार रहा। वहीं 1992 में सरकार के 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को निर्णय लेने के स्तर पर सक्रिय प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया गया। इस संशोधन ने स्पष्ट कर दिया कि अब शहरों, नगरों, मोहल्लों की भलाई, उनके हित और विकास संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार केवल सरकार के हाथ में नहीं है। बदलते समय की जरूरत के अनुसार संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों और नगरीय निकायों को शक्तिशाली बनाने का प्रयास जरूर किया, लेकिन आज कई दशक बाद भी निकाय और पंचायती राज संस्थानों को वो अधिकार नहीं मिल पाए जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में आपने हमारा मजमून देखा। हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे को लेकर। हर सरकार अपने दावे अलग पेश करती है। जब तक दूसरी पार्टियों की सरकार देश में नहीं बनी थी तब कांग्रेस का एक छत्र राज था। उस समय कहीं ये कहा ही नहीं जा सकता कि किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। जब एक ही सरकार थी तो उसके बाद में कोई सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन जब धीरे धीरे सरकार बनी, दूसरी पार्टियों की बनी, तो वहीं से सिलसिला शुरू हुआ कि पहले कुछ नहीं, हमारे वक्त हुआ। हम अगर बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री बने, वह ये कहा जाता है कि नव भारत के निर्माता रहे। यानी कि हमारा जब आजादी हुई और उस वक्त जो भी आधारशिला रखी पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी टीम, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या फिर दूसरे लोग हों, उन्होंने देश को आगे बढ़ाया। ये कहा जाता है कि भारत के नवनिर्माण की नींव रखी गई। उसके आगे धीरे धीरे
इंदिरा गांधी के और बीच का जो कार्यकाल कांग्रेस का पूरा रहा, उसके बीच एक बार जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी। जब दूसरे कार्यकाल में तो कहा जाता था कि आयरन लेडी इंदिरा गांधी का अपना एक काम रहा, 77 में सरकार दूसरे हाथों में चली गई, लेकिन देश ने फिर इंदिरा गांधी पर भरोसा जताया। लेकिन सिलसिला आगे राजीव गांधी को लेकर के ये कहा जाता है कि एक आईटी युग की क्रांति अगर कोई आई तो वह राजीव गांधी के जमाने में आई। ये कहा जाता है वह एक आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में उन्हें उनके समर्थक, उनके आइडियोलॉजी से जुड़े लोग सब ये बात कहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। काफी हद तक संचार क्रांति की बात की जाए तो राजीव गांधी के वक्त आई। और आज हम जिस मुद्दे को लेकर के बात कर रहे हैं उसकी ओर मैं इंगित करूंगा। लेकिन राजीव गांधी को आधुनिक भारत के लिए कहा जाता था, फिर साइनिंग इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी लेकर के आए कि अब भारत चमकता हुआ दिखेगा। उसके आगे थोड़ा सा और बढ़िए, फिर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब इनका एक नया इंडिया कॉन्सेप्ट है। हर सरकार ने कुछ ना कुछ दिया है, जो स्लोगन्स हैं, जो दावे हैं, अगर उसी की तह में जाके देखें तो हिंदुस्तान आज जिस मुकाम पे खड़ा है, जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, वह साफ इंगित करता है कि हर सरकार का देश के निर्माण में योगदान है। बेशक राजनीतिक दल अपनी तरफ से कुछ भी कहें, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हर सरकार का कुछ ना कुछ योगदान जरूर रहा है। तो चलिए हम आज इस मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी पंचायतों को मजबूत करने के लिए, स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए एक धारणा बनाई और संविधान में संशोधन हुआ। 73 और 74, 73वां संविधान पंचायतों की मजबूती और 74वां संविधान संशोधन स्थानीय निकायों की मजबूती। क्योंकि ये पहले हुआ करता था, पंचायतों के चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव सालों तक नहीं हो रहे थे, फिर उसे रोक दिया गया। लेकिन आज आप संवैधानिक ढांचे से बंधे हुए हो, आपको रेगुलर चुनाव कराने पड़ेंगे। एमएलए एमपी के चुनाव देश में जिस तरह से जरूरी हैं, उसी तर्ज पे आज पंच, सरपंच, जिला प्रमुख, प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, इन सबके चुनाव भी जरूरी हैं। तो चलिए हम आज इसी को लेकर के चर्चा करेंगे। और हमारे साथ बाबूलाल जी सरपंच हैं और एक और सरपंच साहब हमारे साथ श्रवण यादव जी हैं। आप दोनों का स्वागत है। सरपंच साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पंचायती राज को मजबूती मिल सके, यह कॉन्सेप्ट था संविधान संशोधन 73 का। कितना मजबूती मानते हैं कि जो एक कहा जाता है, आपने सुना भी होगा राजीव गांधी जी की जयंती पे जो फंक्शंस ऑर्गेनाइज हुए हैं, उनमें आपने सुना भी होगा कि पंचायत राज को इस तरह से ये शक्तियां मिली, ये मिली। आप तो सरपंच अभी प्रैक्टिकली कैसा महसूस हो रहा है? कुछ और अधिकार मिलने चाहिए या फिर जो मंशा 73वें संविधान संशोधन की थी उस तरह से आपको अधिकार मिले हुए हैं? देखिए, जो संविधान 73वें संविधान संशोधन में जो किया गया पंचायतों के लिए, ग्राम पंचायतों में जो मूल उद्देश्य ये था कि अधिक से अधिक पंचायतों को मजबूत किया जाए, और उसमें कहीं ना कहीं सफलता भी हासिल हुई है। ग्राम पंचायतों में पिछले 4 दशकों से हम देखें तो काफी कुछ आगे ग्राम पंचायतों में विकास कार्य बढ़े हैं। और लेकिन जहां तक मेरा मानना है, मैं बताऊं आपको कि कुछ अभी भी कई खामियां ग्राम पंचायतों में को अधिकार देने में जो है कमी रह रही है कि उससे आम जन को अभी भी लाभ नहीं पहुंच पा रहा। श्रवण जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। 73वां संविधान संशोधन बहुत अच्छे से आप लोगों ने भी सुना होगा कि पंचायत राज को मजबूत किया जाए। पहले पंचायतों के चुनाव रेगुलर नहीं हुआ करते थे, कभी सरकार ने अधिसूचना जारी की, कभी बीच में उसको लंबा खींच दिया। लेकिन अब नियमित संवैधानिक बाध्यता के चलते आपको हर 5 साल में चुनाव करवाने ही है, ये बाध्यता है। ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि स्थितियां सुधरी हैं। लेकिन जिस तरह से संविधान संशोधन जिस मानसिकता के साथ में, या कहें कि जिस सोच के साथ में किया गया था, क्या वास्तव में पंचायतों को वैसे अधिकार मिल पा रहे हैं? जहां तक 73वें संविधान संशोधन की बात है जी, वो राजीव गांधी जी के समय से ही एक बहुत उनका एक सपना था कि गांवों की सरकार में, पंचायती राज में, चाहे महिलाओं के आरक्षण की बात हो, चाहे और मूलभूत बुनियादी ढांचे में सुधार की बात हो,
चुनाव जो लंबे समय से नहीं हो पाते, जैसे आप कह रहे हैं कि लंबे समय से चुनाव नहीं हो पाते, तो वो बाध्यता समाप्त होकर हर 5 साल बाद में चुनाव होंगी। ये सारी बातें कहीं ना कहीं एक ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से इस 73वें संविधान का जो संशोधन हुआ वो इसका मूलभूत उद्देश्य था। आज हम बात कर रहे हैं, हम जो पूछ रहे हैं कि इससे क्या लाभ हुआ क्या नहीं हुआ। जहां तक मैं बात करता हूं, महिलाओं की भागीदारी की बात जैसे अभी भी आई, तो महिलाओं की भागीदारी में आज भी उनके कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कई प्रकार के पोस्ट डिजाइन हुए हैं, जैसे सरपंच पति, प्रधान पति। तो महिलाएं क्या निश्चित रूप से जो सपना लेकर वो चल रहे थे, उस सपने के अनुरूप संविधान संशोधन का पालन हो पा रहा है? आज भी कहीं ना कहीं जागरूकता को और ज्यादा आगे लाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि जहां हम महिलाओं को एक साथ लेकर के चलने की बात कर रहे हैं, तो इस संविधान संशोधन को किस तरीके से लागू किया जाए कि मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। जब आपने नई जो पोस्ट का बात ही कह दी कि सरपंच पति, प्रधान पति, प्रमुख पति, ये कहा जाता है, बात सही है और हो भी यही रहा है। आप सरप्राइज करेंगे, प्रतिभा पाटिल जी जब यहां पे राज्यपाल थी, 118 महिला सरपंच ट्रैप हुई थी। 118 महिला सरपंच ट्रैप, पैसे किसी और ने लिए, उस गरीब को भुगतना पड़ा। इस पर मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा उनको, महामहिम जब उस वक्त यहां पे थी राज्यपाल, उन्होंने रुकवाया इसको कि इसके डेप्थ में जाने की आवश्यकता है कि बहुत सारी महिला ऐसे जो चौकी से बाहर नहीं निकल पा रही थी और उनको ट्रैप की तरीका देखे। 4 सीमेंट के कट्टे, मोहल्ले में किसी ने ट्रैप करा दे, साहब 4 सीमेंट के कट्टे मांगे, छोटे छोटी सी चीजों को लेकर के एक सरपंच 5 लीटर डीजल में ट्रैप हो गई। तो ये सशक्ति के लिए तो महिलाओं को आरक्षण इस नाम से दिया था कि महिला सशक्त हो सके, एक उनको महसूस हो सके कि मैं भी राज कर सकती हूं। देखिए, देश की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री महिला रही हैं, तो एक सरपंच और, लेकिन अभी तक वो फ्रीडम नहीं मिल पाई। आप सही कह रहे हैं कि अभी भी महिलाओं को जिस मकसद के साथ में अधिकार दिए गए, वो रिजर्वेशन दिया गया कि महिलाएं इतनी दिखनी चाहिए, उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है कि वह सोच आज भी डेवलप हो पा रही है। सोच नहीं बदली है हमारी, हालात तो बदल रहे हैं लेकिन सोच नहीं बदली है। हम यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि महिला सशक्तिकरण की हम बात तो करते हैं, लेकिन क्या उनको हमने संपूर्ण अधिकार दे दिए? क्या वो पंचायती राज संस्थाओं में अपना प्रमुखता से प्रतिनिधित्व कर पा रही है जी, या उनके पीछे कोई और है? आप लोग तो बैठते होंगे, पंचायत समिति में भी बैठते होंगे, कभी सरपंचों की मीटिंग होती होगी, उन लोगों की पीड़ा क्या रहती है? महिलाओं की कुछ बताती हैं कि बोल नहीं पाती, उनको घूंघट के अंदर बंद करके, यानी कई प्रकार की आज भी ग्रामीण परिवेश क्या होता है, जो ससुर है, जेठ है और है, किसी के सामने घूंघट की आज भी ग्रामीण परिवेश में ये, या वो फिर उनका पीछा नहीं छोड़ दे। वो जिस आपने जब उनको आपने सरपंच चुना है, ग्राम की जनता ने, क्षेत्र ने उनको प्रधान चुना है, तो क्या वो अयोग्य है? यदि योग्यता के साथ उनको चुना है, उनमें कोई इस प्रकार का कोई मादा है, तो फिर उनको काम करने की स्वतंत्रता क्यों नहीं दी जाती? भाई कहीं ना कहीं हम महिला सशक्तिकरण की बात करके उनके पीछे जो एक हमने आदमी छोड़ रखा है, वो आदमी किस लिए है? क्या जो भी ये 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसके पीछे क्या ये बात भी थी कि भाई जो भी महिला होगी उसके पीछे एक व्यक्ति को रखा जाएगा? मैं कहता हूँ कि आज हम समाज की बात करते हैं कि महिलाओं को स्वयं सुरक्षा की आवश्यकता होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या ऐसे जहां पंचायती राज के जो उल्लेखनीय फैसले हैं, क्या वो महिलाएं ले पा रही हैं? क्या कहीं ना कहीं उस फैसले में, जैसा आपने कहा कि वो 5 लीटर डीजल में महिला सरपंच ट्रैप हो गई, तो क्या आप मानते हो क्या उसने 5 लीटर तेल की कहां पर से आवश्यकता हुई? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, पता नहीं परिवार के किस व्यक्ति ने कैसे क्या कहा, भुगतना उसको पड़ा, वो आगे हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि खामियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है। चले, सुशील जी हमारे साथ में है, 73वें संविधान के इर्द गिर्द की बातें हमारे साथ में वह जनप्रतिनिधि बैठे हैं जो आज एक पंचायत के मुखिया हैं, यानी कि सरपंच है। 2 सरपंच हमारे साथ में है। सुशील जी लगातार तीसरी बार पार्षद चुने गए हैं और हम शुभकामनाएं देंगे कि चौथी पारी भी 2019 में जो चुनाव होंगे उसमें जरूर खेलें। सुशील जी, 74th जो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, उसको देख करके लगता था कि काफी मजबूती होगी, होनी भी चाहिए थी, क्योंकि
वर्क डिवीजन एक धारणा थी राजीव गांधी की कि काम का डिवीजन होना चाहिए। स्थानीय निकाय पे जो एक इकाई चुनी जा रही है उसको इतने अधिकार मिले कि वो विधानसभा तक किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़े, लोकसभा तक उनके बातों को जाने की जरूरत नहीं, नीचे के स्तर पे होनी चाहिए। कोई अगर ऐसा मुद्दा है तो ऊपर भी जाना चाहिए। क्या वास्तव में उसी मकसद से आज हमारे हालात आगे बढ़ रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, स्थिर हैं? क्या पोजीशन है? नमस्कार, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। दो सरपंच हमारे पास बैठे हैं, इन्होंने अपनी पीड़ा भी बताई। मैं आपसे कहूँ साहब, ये जो 74वां संशोधन विधेयक आया था तो हम बड़े खुश हुए थे कि अब अधिकार ज्यादा मिलेंगे, और उनका जो मानसिकता थी उस जो बिल के अंदर था कि आपको हॉस्पिटल आपको दिए जाएंगे, बिजली आपको दी जाएगी, पानी आपको दिया जाएगा, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये सारी स्थानीय निकाय संभालेगी और वही चलाएगी इसको। आज भी क्या है, पीएचडी सरकार के पास में है, पानी का हमारे पास कुछ नहीं है। आज बिजली बोर्ड भी हमारे पास नहीं है, वो प्राइवेट उन्होंने कंपनी तो बना दी लेकिन हमारे अंडर में कुछ नहीं है। ऐसे ही मैं आपको बताऊं, ऐसी बहुत सारी पीड़ाएं हैं जो हम जनप्रतिनिधि भोगते रहते हैं। आपको मैं बताऊं कि अभी आपने कहा कि आपको अधिकार हमने मांगा था, जयपुर नगर निगम ने मांगा साहब पीएचडी हमें दे दें, लेकिन जब हमने हमारा खुद का आत्मनिरीक्षण किया तो ये पाया कि जो हमारे काम है ऑलरेडी, सफाई, रोड लाइट, सीवर लाइन्स, वो हम नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से। तो इनको और हमारे पास देखे तो सरकारें भी सोचती है कि यदि इनको दे देते चला पाएंगे क्या। निश्चित रूप से हमारे जनप्रतिनिधियों को इतना अधिकार वो दिया नहीं। अभी कुछ दिन पहले आपको शायद ध्यान हो तो मास्टरों के ट्रांसफर का अधिकार दिया था, थोड़े दिन पहले 5 विभाग दिए थे। हाँ दिए थे, कुछ उनका सक्सेस नहीं हुई, नाम है, बाकी ऐसे कोई अधिकार उसका अधिकार नहीं दिया और वो वापस उन्होंने वही ले लिया, वही डर्रा चल रहा है। आज वही सचिवालय जाना पड़ता है, वहीं से ट्रांसफर होते हैं, वही मंत्री जी के यहाँ जाना पड़ता है। एक्चुअली मैं इसके पीछे आपको राज बताऊं कि अधिकार तो हमें देने की बिल तो पास हो गया, लेकिन जो बैठे हैं सत्ता के करता धरता वो देखें हमारा अधिकार छीन रहा है। मंत्री जी क्यों देंगे हमें को अधिकार, छोटे प्रतिनिधि को? वो देंगे यार सब कुछ मेरे पास आ रहा है। आज डिजायर कराने के लिए एमएलए के पास और मिनिस्टरों के पास लोग जाते हैं, ट्रांसफर का लेके मंत्री के पास जाते हैं, हमें नहीं है वो अधिकार। कभी पार्षद के और सरपंच के पास में कोई डिजायर लेने नहीं आता। मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा, ये राज के आप लोग तीनों खुद भी सुनते होंगे, मैं अक्सर सुनता हूं, कई मित्र मिनिस्टर हैं उनसे पूछते हैं कि बहुत थके हुए लग रहे हो, तो कहते हैं कि क्या करें साहब, फुर्सत नहीं मिलती, बिल्कुल ही कहां फंस गया मैं, तो बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती। तो ऐसा कभी सोचा जा सकता है कि उस मंत्री को थोड़ा फ्री किया जाए, या वो जानबूझ करके, जैसे सुशील जी ने बात की, होना नहीं चाहते, या क्या कहा जाए, होना नहीं चाहते? 5 साल राज मिला है, भविष्य का उनको पता नहीं क्या होगा, इसलिए। और राजस्थान में तो ट्रेड रहा है 5 साल बीजेपी, जमीनी हकीकत काम करते हैं वो नगर निकाय और ग्राम पंचायत पे ही जो आम जनता को लाभार्थ जो पहुंचाते हैं। हम जन जन घर घर में जाके योजनाओं को उनकी फ्लैगशिप सारी जानकारियां क्रियान्वित हो सकती है ठीक से, सारी जो है लास्ट जमीनी धरातल ग्राम पंचायत है, वहां से पूरी और नगर निकायों से ये इम्प्लीमेंट होता है। ऊपर से आदेश निकाल देते हैं, इतने जटिल आदेश निकाल देते हैं कि कई बार ऐसी अभी स्थिति राजस्थान की पूरी जो 9897 ग्राम पंचायतें हैं, सब में पहली वाली गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं, भाजपा गवर्नमेंट की, उस समय से ही जब आदेश निकाल दिए कि सरकारी, अब आप भी जानते हो गांव में आबादी भूमि, सरकारी भूमि, गांव में जो आबादी बसी हुई होती है वो 10 घर, 15 घर, 20 घर की ढाणियां होती है। वहाँ पानी के लिए, पीने के लिए भी बहुत उनके लिए संसाधन नहीं रहते। हम उनकी व्यवस्था करना चाहते हैं, लेकिन हमारी मजबूरियां ये है कि गवर्नमेंट ने ऐसे काम भी बोल दिया कि आप करवाओ, और हाथ भी बांधे कि आप नहीं करवा सकते, क्योंकि उनको जमीन को रजिस्ट्री करवाओ ग्राम पंचायत के नाम, उनकी जो खातेदारी जमीन है ग्राम पंचायत के नाम करवाओ। अब उसमें क्या रहता है सर, मैं बताऊं, एक व्यक्ति की जमीन हो तो वो नाम भी करवा दे, उसके अंदर कम से कम 50 किसान काश्तकार होते हैं। अब 50 से उसमें कई फौत हो चुके हैं, मृत्यु हो चुकी कई होगी, तो अब उनमें क्या है, केवल सहमति पत्र वो दे सकते हैं जो मौजूदा है कि हमें यहाँ अगर कोई सरकारी योजना का या पेयजल का कोई टंकी, हेडपंप, ट्यूबवेल हमारे लिए बनवाया जाता है तो वो सहमति पत्र पे साइन करके दे सकते हैं। इन्होंने ऐसी पाबंदियां कर दी कि आप सिलेंडर करवाओ। अपने जयपुर की बात करूं मैं, आसपास की जो पूरे जिले की ग्राम पंचायतें हैं, यहाँ की हम ट्यूबवेल करवाते हैं, 2-2.5 लाख रुपए के में ट्यूबवेल करवाते हैं। उसमें जमीन 50 गज जमीन भी अगर वो सिलेंडर करते हैं तो 10,000 के भाव से 5 लाख रुपए की उनकी जमीन हो गई। तो कई तो ग्रामवासी हमारे से ये सवाल करते हैं कि आपका 2.5 लाख रुपए के चक्कर में हम हमारी 5 लाख रुपए की जमीन क्यों सरकार को दें।
और फिर उनके तो जमीन जो सरेंडर की जाती है वो पीएचईडी को देनी पड़ेगी पहले आपको? ग्राम पंचायत अगर ग्राम पंचायत हाँ। ट्यूबवेल करवाती है तो ग्राम पंचायत को, वो सरकारी भूमि ग्राम पंचायत को खातेदारी जो भूमि होती है उनकी, वो ग्राम पंचायत को सिलेंडर करने के लिए बोलते हैं। एक पीड़ा और बताऊं सर मैं, हाँ, कि अभी अभी आपने देखा होगा हाथ उठा के विधानसभा के अंदर विधायकों ने अपना भत्ता और जो भी उनका सैलरी वो बढ़ा ली। बिल्कुल। मीडिया ने खूब चिल्ला ली, मीडिया भी चिल्ला ली और हम लोग भी चिल्ला के रह गए, पब्लिक भी चिल्ला के रह गई, कुछ नहीं हुआ, कोई एक भी विरोध में नहीं बोला सिंगल। और हमारे सरपंचों की नगर निकाय के जो ऑर्डिनेनियम भत्ता नाम मात्र का है, उससे उसका खर्चा नहीं चल सकता। खर्चा नहीं सर, उसकी खर्चा दूर की बात है, जो गांव में चाय पानी पिलाते हैं, हाँ, चाय पानी पिलाते हैं वो भी नहीं, और कन्यादान देने में निकल जाता है। हमारे को 2175 रुपए ऑर्डिनेनियम भत्ता, आप अनुमान लो 2175 रुपए एक पार से 24 घंटे उनकी सेवा करेगा, नहीं कर रहे। तो ये स्थितियां, अब हम नहीं कर सकते उसको पास, अब वो तो कर लेते हैं, यदि वो हम कर भी ले, पंचायत में कर ले या निगम में, हमने किया था पिछली बार नगर निगम, हमने हाथ उठा के कह दिया अभी सैलरी बढ़ाओ हमारी, वहाँ भेजा सरकार में, तो वहां से जवाब आया कि आप जैसे तो बहुत सारे हैं राजस्थान में, किस बार सरपंच हूँ और पिछली 9.5 साल से हम लगातार जो है इस बारे में कई बार हमने भाजपा सरकार में भी कई बार धरने प्रदर्शन भी किए, आश्वासन भी दिए गए, आदेश भी निकाले गए, लेकिन पता नहीं इनके जो अधिकारी या वो होते हैं वो ये समझते हैं ये हमारा, हम ऐसे कर देंगे तो इनके कहने से हम क्यों कर दें, जनप्रतिनिधियों के कहने से। आप मजबूत तो करना चाहते हो, उसको दे क्या रहे हो, लेकिन उनकी नींव मजबूत करो कि आगे वो काम कर सके, आगे ऐसी नियमों में जो शीतलता दें कि हाँ उसका जांच करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई गलत हो रहा है तो उसकी जांच करवाओ, लेकिन जो एक मान लो अगर 2 गलत कर रहे हैं, 2 के चक्कर में पूरे सबको नुकसान उठाना पड़ रहा है, वो गलत बात है। जी मैं आपसे जी श्रवण जी, आप ही के पास आना चाह रहा था मैं। बहुत अच्छी बात है, देखिए ये हमारा जो एक मंच है, हम केवल एक आवाज उठा सकते हैं, आवाज पहुंचा सकते हैं, और आवाज उठी और आगे तक पहुंची तो इस मुल्क की आजादी भी मिली। आज नहीं तो कल आपके जो अधिकारों के लिए संविधान में आपको संविधान प्रदत्त जो शक्तियां दी गई हैं पंचायती राज स्थानीय निकाय को, आज भी सरकारों ने उस पर कुंडली मार रखी है। गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, बड़े बड़े सम्मेलन कराए जाएंगे, आवाज उठाई जाएगी, लेकिन अगले ही पल जैसे ही वो बाहर निकलते हैं उसके बाद में सब खामोश। आज भी ब्यूरोक्रेसी हर चीज के सिस्टम पे हावी है, हावी। देखिए दोनों बातें हैं लेकिन इसमें, क्योंकि करना उन्हीं को है। कल को अगर कहीं कोई बात भी होती है तो खामियाजा भी उन्हीं को उठाना पड़ता है। सरकारें करा के चली जाती हैं, कहा जाता है कि सब करप्शन की भेंट चढ़ गया। अगर कहीं को जमीन की लीज डीड जारी कर दी गई, कोई पट्टा जारी कर दिया गया, कल को कहीं इलीगल हुआ तो खामियाजा उसी को भुगतना। हालांकि अब तो सरपंच भी चले जाते हैं। तो चलिए श्रवण जी, मैं आपके पास में आऊंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद वापस लौट रहा हूं आपके पास। श्याम जी ऐसा थोड़ा सा इधर शिफ्ट करना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पंचायत राज और स्थानीय निकाय के सशक्तिकरण की। वजह आज इस मुद्दे को क्यों लिया गया, वजह साफ है कि पूरा देश राजीव गांधी को उनकी जयंती पर याद कर रहा है। और देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर सरकार अपने वक्त किसी न किसी एक ऐसे काम के लिए जानी जाएगी जिनके वक्त मील का पत्थर साबित हुआ। चाहे वो किसी की भी सरकार हो, हर वक्त जाना जाता है कुछ ना कुछ। अभी अगर हम जो बात कर रहे हैं वह बात कर रहे हैं राजीव गांधी की एक सोच रही कि स्थानीय निकाय और पंचायती राज को मजबूत किया जाए। पंचायत राज के लिए 73 और स्थानीय निकाय के लिए 74 वा संविधान संशोधन लेकर के आए। चलिए मैं श्रवण जी के पास में हूं। श्रवण जी, बात हम सशक्तिकरण की कर रहे हैं, कई बार आवाज भी उठाई, आप लोगों का एक संगठन भी बना हुआ है जिसके माध्यम से हर सरकार के वक्त विधानसभा हो, एमएलए हो, सबको आप लोगों ने ज्ञापन भी दिए कि मूल धारणा पे तो आइए कि जो संविधान संशोधन जिस मकसद से किया गया था वह राइट्स तो दीजिए पंचायती राज स्थानीय निकाय को, लेकिन नहीं मिल पाए। एनीवे, कभी बात होती है आप लोगों की कि वजह क्या है कि क्यों ये राइट्स नहीं मिलने चाहिए हमें? कहा तो जाता है कि सरपंच के लिए ये अधिकार, पंचायती राज को ये चीजें, लेकिन क्यों नहीं मिल पा रहा? जहां तक पहले मैं ये बात करूं आपसे कि जिस सोच को लेकर 73वां संविधान संशोधन बना, उसमें था कि पंचायती राज, पंचायत क्या है, एक गांव की सरकार है। हम बात करें भारत की, तो भारत की आत्मा गांव में बसती है, ऐसा गांधी जी ने कहा था। और
1959 में पंचायती राज की स्थापना के साथ भी शायद यही उद्देश्य रहा होगा कि गांव को मजबूती देकर के ही हम देश को मजबूती दे सकते हैं। शहर और गांव दो क्षेत्रों में बटी हुई इकाइयां हैं, लेकिन जहां अपनी कोई भी प्रकार की आर्थिक विकास दर को ले या कुछ भी ले, उसका कहीं ना कहीं गांव से कनेक्शन तो है। अब हम बात करते हैं कि बुनियादी ढांचे को सुधारा जाएगा। अब आपसे पूछा, जैसे अभी कह रहे थे बुनियादी ढांचा है क्या, किससे कहते हैं बुनियादी ढांचा? बुनियादी ढांचा जो हमारी नींव को मजबूत करे, हमारी शिक्षा व्यवस्था हो, हमारा स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, क्या इनका अधिकार एक बार, जैसा कि अभी कह रहे थे कि पिछली गवर्नमेंट में 5 डिपार्टमेंटों का अधिकार पंचायत राज को दिया गया, सरपंचों को दिया गया कि वो उसमें काम करने वाले लोगों के ऊपर पैनी नजर भी रखेंगे। लेकिन अब आप जैसा ऐसा क्यों नहीं हुआ? वो वापस आपके अधिकार एक तरह से क्यों छीने गए? उसके पीछे क्या वजह रही होगी? अभी जैसे ये सरपंच साहब कह रहे थे कि किसी प्रकार की डिजायर के लिए आज तक कोई तो अपने पास आया नहीं कि आप हमारा तबादला यहाँ से वहाँ कीजिए। यहाँ अब हम जहाँ तक बात करते हैं, चाहे गांव का हॉस्पिटल हो, गांव का स्कूल हो, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में सुधार कब हो? जब वहाँ अधिकार हमारे पास, हम उन लोगों के पास जाकर के अधिकार के साथ काम करने के लिए, वो काम जो सही नहीं कर रहा उसको हम हर तरीके से काम करवाने के लिए मजबूर करें। उसको वो काम कब करेगा? जब उसको इस बात का डर होगा, उसको लगता है कि हमारे आगे बेटे में आका है, वहां से वो डिजायर लेकर के या कैसे भी अपना जमावड़ा जमा करके उस जगह पर बना रहता है। अब आप ये बताइए, ऐसी परिस्थिति में वो सरपंच क्या है? वो छोटी सी बात के लिए उसको भी जाकर के किसी बड़े नेता की शरण लेनी पड़ती है। सरपंच किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं होते। भारत के संविधान में जो पार्टियां हैं, जो भी चुनाव होते हैं सरपंचों के, उसमें कोई पार्टी का लेवल नहीं होता। सरपंच गांव का एक प्रथम व्यक्ति होता है जो गांव की प्रमुख समस्याओं को, कोई भी सरकार हो, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन सरपंच वो गांव की समस्याओं को सरकार के सामने रखते हैं। जी बात मैं कहूंगा, आज हम जैसे कि अभी पीडब्ल्यूडी की बात कर रहे थे, आज गांव की सड़कें कैसी हैं? हाँ, आजादी के 70 साल के बाद में हालत जस के तस है। मैं कह रहा हूँ कि बहुत काम हुआ है, लेकिन आज भी ग्रामीण इलाकों में जहाँ किसान वर्ग बसता है, जहाँ उनके बच्चे जब पढ़ने जाते हैं, तो आप देखिए कि इस वक्त भी बरसात के मौसम में वो 1-1 फुट 1.5 फुट पानी से निकल करके स्कूल तक जाते हैं। तो आप ये बताइए कि आज भी क्या गांव उस बात से अलग रहे जिस आजादी की वो बात कर रहा है, जिस आजादी की वो गांव भी चाहता है? गांव पूरे देश को, गांव के किसान अन्न उत्पादन करके देते हैं, सब्जी उत्पादन करके देते हैं, दूध का उत्पादन करके देते हैं। अन्नदाता कहे जाने वाला किसान, क्या वो कच्ची रोडों पर चलें? उनके बच्चे खड्डों में भीगते हुए स्कूल तक जाएं? और स्कूल में क्या है? मैं अभी वापस आ रहा हूं श्रवण जी आपके पास में। इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ श्याम सुंदर जी हैं। श्याम जी, राजीव गांधी की सोच रही, एक समय के साथ साथ बहुत सारी चीजें होती हैं, किसी ने क्या दिया, किसी ने क्या दिया, लेकिन स्थानीय निकाय और पंचायत राज की मजबूती के लिए 73 और 74वां संशोधन आया। क्या लगता आपको? हम खुद भी स्थिति देखते हैं, ग्रामीण परिवेश से हम लोग निकल करके आए, शहर के पोजीशन आज हम देखते हैं। सुशील जी हमारे साथ में बैठे हैं, पार्षद हैं, कि समिति के अध्यक्ष भी हैं, 2 सरपंच हमारे साथ में हैं, लेकिन पीड़ा यही आती है कि सब्ज बाग तो बहुत सारे दिखा दिए गए, लेकिन मिला नहीं कुछ भी। देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है कि पंचायत और नगर पालिकाओं को जिस शक्तियां देनी चाहिए थी, जो सक्षम बनाए जाने थे, वो आज तक चाहे भले कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार है, दोनों ने उनको कोशिश की कि सरपंच अपने स्तर पर निर्णय नहीं कर सके। जबकि अब ये हो रहा था कि आपको हम सीधा तौर पर पैसा सरपंच को ट्रांसफर करेंगे। लेकिन अभी कुछ स्थिति में सुधार तो हुआ है, तो बात सही है, लेकिन हम क्योंकि सरपंच को पैसा तो ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन जिस प्रकार का उसका सचिव होता है और सचिव जिस प्रकार की स्थितियां पैदा करता है, सरपंच को शायद बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती होगी कि वो ईमानदार रहना चाहता होगा, तो भी वो कहता है नहीं इसमें ऐसा नहीं, ऐसा ही है इसमें, क्योंकि हमको तो प्रधान जी या वीडियो ने इतना पैसा मांगा है तो हम कैसे देंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी स्थिति आती है कि आपने देखिए संविधान संशोधन तो कर दिया। अब अशोक गहलोत सरकार जब देखिएगा कि जब पहली बार बनी थी तो आपने देखा होगा 5 विभाग ट्रांसफर करने की बात तो हुई थी, लेकिन हुए नहीं, हुए उनके अधिकार मिले ही नहीं उनको। आपने कहा वो दरअसल डिसीजन भी लास्ट के टाइम हुआ शायद, वो अब नहीं बीच में चला कि हम दे ही नहीं पाए। उनको प्रारंभिक शिक्षा देने की बात हुई थी, प्रारंभिक शिक्षा
पूरी तरीके से गई नहीं उन तक। चिकित्सा विभाग भी देने की बात हुई थी, नहीं गया। जल देने की बात हुई थी, कहीं कहीं अभी भी है, नहीं दिए नहीं पाए। महिला बाल विकास दिए गए, जैसे 5 विभाग देने की, हस्तांतरित करने की प्रक्रिया, आदेश तो परिपत्र तो जारी हो गए, लेकिन वास्तविक रूप से ना तो कर्मचारी वहां तक गए ना कर्मचारी। आज भी पंचायत स्तर पर कोई निर्णय करने का अधिकार बहुत ज्यादा नहीं है। आप ग्राम सभा होती है, अब वो कागजों में होती है, क्योंकि सरपंच साहब इस चीज को मानते होंगे कि आज भी हम, देखिए आजादी का हमने 73वां साल बनाया, वर्षगांठ बनाया, लेकिन आज भी हम इस कहने की स्थिति में नहीं है कि हम पंचायत को सक्षम रूप से पूरा दर्जा दे पाए। और ऐसे ही नगर निगमों के हाल तो बुरे हैं कि देखिएगा, नगर निगम को निर्वाचन होते हुए मेरे को लगता है कि 22 साल करीब हो गए, यानी 28 साल करीब हो गए। उसके बाद भी आज भी हम नगर निगम का एक्ट नहीं बना पाए। 5 बार एक्ट बना, सब कुछ हुआ, सारी बातें हुई, आपके जल निगम बना और कहा कि हम जलदाय का तो पूरा दे देंगे, शहर में भी वो सारी की सारी व्यवस्था कहा तो जो पंचायतों को बिजली के वितरण के लिए भी उस वक्त था, लेकिन ये सारी चीजें कहां से, हॉस्पिटल्स, विधानसभा में पारित भी कर दिया एक्ट पारित करने के बाद इनके यहाँ जलदाय विभाग का एक एक्शन लगा भी दिया गया। 1 साल तक काम भी क्या करा उसको यही पता नहीं था, क्योंकि महापौर जी को मैंने पूछा तो महापौर जी ने कहा हमारे यहाँ है क्या ऐसा, उनको यही पता नहीं कि हमको मिल गया। तो ये सारी बातें, क्योंकि अधिकार देने के बाद आपकी व्यवस्थाएं में सुधार नहीं हो पाया। जिस प्रकार से आप बजट पारित करने का अधिकार तो दे रखा है इनको, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है श्याम जी आपसे, ये तो अपनी पीड़ा बताएंगे, लेकिन मेरा आपसे, क्योंकि प्रैक्टिकली हम देखते हैं आज पंचायती राज हो चाहे स्थानीय निकाय, जो चुने हुए प्रतिनिधि हो, चाहे वार्ड का पार्षद हो, मेयर हो, सरपंच हो, पंचायत समिति सदस्य हो, जिला परिषद सदस्य, प्रधान, जिला प्रमुख, अधिकारी जो उनके साथ में लगते हैं, मैं जिला प्रमुख की तो नहीं कह सकता, आज डिपेंड यह भी हो गया कि ये किस पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ है। अगर जिला प्रमुख या प्रधान उस पार्टी का नहीं है तो बड़ा दुर्भाग्य है कि उसकी स्थिति ऐसी है कि दोयम दर्जे की, ना विकास अधिकारी उसको गांठता है, ना जिला परिषद का सीईओ उसको गांठता है। ये सच्चाई है, देखते हैं, हम अक्सर सुनते हैं कि कौन है, अरे थोड़े दिन में निपट जाएंगे। सरपंचों की स्थिति यही, ग्राम सेवक इस तरह से चलाते हैं, जैसे आपने सवाल भी खड़ा किया। तो ये पोजीशन वास्तव में एटलीस्ट ये तो हो, कम से कम जो मकसद, जिस उद्देश्य के साथ आप संविधान में संशोधन किया, आप अधिकार तो चलिए दीजिए, कम से कम उस चुने जनप्रतिनिधि का इतना रेस्पेक्ट तो हो कि उसका जो सचिव है वो जो चाह रहा है सरपंच कि मेरी प्रायोरिटीज ये हैं, 5 साल बाद अगर मेरे को मौका मिला तो मुझे चुनाव लड़ने का, तो मेरे को जनता को जवाब देना है। आज हर मुख्यमंत्री, हर प्रधानमंत्री, मंत्री, विधायक ये क्यों कहते हैं कि हमारी प्राथमिकता ये है? तो ये क्यों हो रहा है कि इनको सरपंच सिर्फ ग्राम सेवक के पीछे घूमे, विकास अधिकारी के पीछे प्रधान घूमे, सीईओ के पीछे जिला प्रमुख घूमे? ये स्थितियां कब बदलेंगी? देखिए, जब तक एसीआर लिखने का अधिकार अगर नहीं मिलेगा, राइट, तो उस एक्ट में, इनके भी एक्ट में था, वो अधिकारी होगा वो आपके काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि सरपंच साहब मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, मेरा तबादला नहीं करा सकते, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। आप केवल शिकायत कर सकते हो, शिकायत, क्योंकि वो अगर आपके पार्टी का एमएलए है, नहीं वो एमएलए का आदमी होगा तो आपको, क्योंकि सरपंच का चुनाव तो हमारे पार्टी स्तर पे नहीं होता है, लेकिन आप जिला परिषद मेंबर और जिला परिषद पंचायत समिति सदस्य निश्चित रूप से पार्टी स्तर पे होता है। तो आप चाहे भले ही सरपंच नहीं हो पार्टी का, लेकिन वो पार्टी के रूप में बंधा हुआ है, आज कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो मालूम है कि आपको वहां का प्रधान किस पार्टी से है, वहां का जिला प्रमुख किस पार्टी का है, आपके जिला परिषद का मेंबर और पंचायत समिति का मेंबर किसका है, उस आधार पर सरपंच भी तय हो जाता है कि ये हमारा समर्थित है या नहीं समर्थित। अगर समर्थित नहीं है तो उसके ऊपर जांचें लगती है और उसके ऊपर उसको कोशिश की जाती है कि किसी प्रकार से भ्रष्टाचार में या कोई जांच लगा दी जाए। अब क्योंकि देखिए, अभी फिर देखिए चुनाव से पहले आपके कांग्रेस ने 2 संशोधन किए, एक शिक्षा का जो अनिवार्यता थी वो समाप्त कर दी और चुनाव डायरेक्ट करने की बात कर दी। तो ये 2 संशोधन इसलिए किए कि वो, क्योंकि राजनीति में वोट हमेशा अहम भूमिका निभाता है। वोटों की राजनीति भी जिस प्रकार से कि पुराने लोग बैठ गए थे, जैसे अब दोनों तो युवा
सरपंच आपके सामने दिख रहे हैं और सुशील जी निर्दलीय जीत के आते हैं, इनसे पार्टी का कोई तीसरी बार, नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये तो बुजुर्ग हैं तो भी जीतेंगे, क्योंकि ये जनता के बीच में रह करके काम करते हैं। ये अब आज युवा सरपंच की बजाय अब बुजुर्ग चुनाव लड़ सके, क्योंकि आपके सामने सरपंच को अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो आपका जो सचिव है वो अपने तरीके से चलाता है फिर वो, क्योंकि सरपंच साहब को चिट्ठी लिखना आता नहीं है, सरपंच साहब की चिट्ठी भी लिखेगा तो सचिव लिखेगा। ये मजबूरियां कई बार कहते हैं। ये बात तो देखिए, एक राइडर तो लगाना होगा एजुकेशन का, हो सकता है सरकार ने अभी खारिज कर दे, लेकिन पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड तो रखी है। जैसे 2 बच्चों की बाध्यता थी, एक टाइम मुकर्रर कर दिया कि इस डेट के बाद अगर 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो वो अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक ये तो होना चाहिए। हालांकि आज ज्यादातर लोग पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे साथ मैं एक बार दोनों हमारे जो सरपंच है, मैं आपके पास में आना चाहूंगा सर 1 मिनट। और बाबूलाल जी, मैं जानना चाहूंगा कि क्या वास्तव में ये राइडर रहना चाहिए पंचायत राज के मजबूती के लिए? पढ़ा लिखा सरपंच होगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मतलब पहले क्या था, मैं बताऊं आपको, पहले जो ग्रामीण सरपंच का काम ये था कि आपसी समझाइश और उसको जड़े मतलब आमजन की मजबूत थी। उसको जो बुजुर्ग थे उनको मतलब सारा उनका काम, पहले एक सरपंच की अलग ही रेपुटेशन थी। और मैं बताऊं आपको, पिछले ये जब से शिक्षा का भी चालू हुआ है, जो नए आए हैं और है, मतलब इसमें दोनों ही चीज है। और इसमें होना चाहिए कि जो भी 5 साल 10 साल का इसका पीरियड देके आगे शिक्षा का तो अनिवार्य होना चाहिए। और ये शुरुआत नीचे से नहीं होनी चाहिए, शुरुआत ऊपर से चालू करो। तो जहाँ MP बनता है, MLA बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, अनपढ़ अंगूठा टेक बन जाता है। सरपंच जो है उसको आपने शिक्षा लागू की, अच्छा है करने की, हम उसको गलत नहीं बता रहे, लेकिन जरूरत भी है। लेकिन उसको एक समय सीमा देके और बाद में ऊपर से चालू करो। ये संसद से चालू होके, विधानसभा में चालू होके, फिर जाके पंचायती राज में आए, नगर निगम में आए। तो वो एक प्रोसेस है, सीढ़ी है। तो उससे आम जन में भी विश्वास बढ़ेगा और सरकार के प्रति भी। डायरेक्ट आप पंचायती राज पे या उन पे थोप के आप वो कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें जो पुराने आदमी है, बुजुर्ग आदमी है। हालांकि मैं 2 बार सरपंच हूँ, जो पुराने आदमी, मेरे पापा जी 4 बार सरपंच रहे हैं, तो उनकी जो जितनी मैं मानता हूँ उनकी जितनी पकड़ मजबूत थी, वो जितने काम करवा सकते थे, उनका गांव में कहना मानते थे। आज की जितनी भी जो युवा पीढ़ी सरपंच बनी है, आज समय का मान लो या और मान लो, हालांकि सपोर्टेड करते हैं, लेकिन आज ऐसे भी कई परिवार हैं, हम समझाने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं रहते। तो ऐसा ये है कि उसमें बुजुर्गों का भी आना जरूरी है। और जो सरपंच की जो पहले की जो रेस्पेक्ट परिभाषा थी, सम्मान था, वो आज के समय में नहीं रहा। सरवण जी, आपके पास में आना चाहूंगा। एक बड़ी पीड़ा की बात है कि आप अधिकारों की बात कर रहे हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी तो वो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए जिसके हकदार है, और उसके अलावा आप इसको कितना उचित मानते हैं कि एक राइडर एजुकेशन का होना चाहिए कि नहीं? इसमें बिल्कुल एजुकेशन का राइडर होना चाहिए, लेकिन जहां हम बात करें देश की, जैसा कि अभी सरपंच साहब कह रहे थे, देश की बड़ी संसद में जहां नीतियां बनती हैं, जहां संशोधन के अधिकार हैं, जहां देश के विकास को लेकर के बिल पास होते हैं, क्या वो लोग भी पढ़े लिखे हों? क्या उनके लिए भी कोई शिक्षा का मापदंड हो? सारे मापदंड, किसी भी प्रकार का मापदंड हो, सभी के लिए मापदंड केवल निकाय चुनाव में पंचायत राज संस्थाओं पर लागू कर दिए गए और वहां पर नहीं है। क्या इसको आप भेदभाव नहीं कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि जहां तक ये जो भी नीतियां बनती हैं वो सबके लिए समान रूप से हो, सभी राज्यों में समान रूप से हो। एक जैसे राजस्थान में जो नीति बनी है, वो यदि अच्छी नीति है तो उसको केंद्र से उस नीति को बनाया जाए, सभी स्टेट में वो नीति लागू की जाए। अब आप कह रहे थे कि जैसा कि अभी अपने मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि इसमें एक टाइम पीरियड होना चाहिए था। आपकी बात को उन्होंने भी रखा। उन्होंने ये कहा कि मैं ये नहीं कहता हूं कि शिक्षा, लेकिन एक टाइम के बाद अचानक नहीं थोपा जाना चाहिए। आप वाली बात को उन्होंने भी कहा कि ये एक थोपने वाली बात हुई, अचानक से थोपने वाली बात हो गई। अब यदि हम इसको आप भैया देख 10 साल 73 साल बाद भी अगर ये सोचेंगे कि अब सोचने वाली बात होगी, 73 साल गुजर गए। ये पंचायत राज हमको 59 में मिला 2 अक्टूबर को, उसको भी कितना टाइम बीत गया। अगर आज भी अगर हम कह रहे हैं कि पंचायत राज को सुदृढ़ नहीं बना पाए, उसका कारण है कि सरपंच को हम सक्षम तरीके से शक्तियां नहीं दे पाए, और शक्तियां नहीं देने के कारण है कि आज वो
जो पंचायत राज, जो नेहरू जी ने जो सपना नागौर में सजाया था, वो राजस्थान में सरकार नहीं हो पा रहा है। क्योंकि देखिए ये चर्चा रिलेवेंट है। 1959 में जब राजस्थान से इसका आगाज हुआ तो मुझे लगता है कि ये तो एक मॉडल स्टेट होना चाहिए पंचायती राज में। आज कंप्यूटर का जमाना है, आप मत कीजिए। आप देखिएगा हमारे यहाँ से राजस्थान में ही एक महिला सरपंच मैंने देखा, मैंने बहस पे बैठी थी, वो कंप्यूटराइज है, वो उन्होंने यूएनओ में अपना प्रेसिडेंसी देकर के अपने गांव को बदल दिया पूरा का पूरा। ये आज राजस्थान में बैठी हैं, वो टोडा से हैं। हाँ हाँ, और छवि राजावत। आप मत कीजिए शिक्षा का, क्योंकि देखिए मैं मान के चलता हूँ कि कांग्रेस ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए ये किया संशोधन, अब उसको लागू करेंगे क्योंकि सरकार है। मेरा ये कहने का वो कंप्यूटराइज है जमाना, हमारा तो करना ही पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे एजुकेशन नहीं होना चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि हमारे भी लागू क्यों, ऊपर क्यों नहीं, ऊपर भी लागू, एमएलए एमपी स्तर क्यों नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं होना चाहिए सर, हमारे भी थोपे नहीं। श्याम जी ये कह रहे हैं, श्याम जी का एक कहना है कि आजादी के इतने साल बाद भी केवल हम ये अभी राइडर को लेके विरोध करें, अब तो कम से कम पढ़ी लिखी पीढ़ी आनी चाहिए, एक बात। और आपके बात से सहमत हूं कि ऊपर से शुरुआत ऊपर से होनी चाहिए थी, शुरुआत ऊपर से होनी चाहिए थी। कानून में नहीं है, कानून नहीं बनाया। आ तो गए, मुझे पता है शुरुआत बनेगा सर, शुरुआत ऊपर से होनी चाहिए थी, मैं सहमत हूं। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूंगा, देखिए राजस्थान से 2 अक्टूबर 59 में 1959 में शुरुआत की थी पंडित नेहरू ने, नागौर से। पंडित नेहरू, और मुझे लगता है कि जिस इतने बड़े उपक्रम का आगाज राजस्थान से हुआ, तो राजस्थान तो पंचायती राज के क्षेत्र में एक आदर्श स्टेट होना चाहिए, मॉडल स्टेट होना चाहिए। आज देखिए कोऑपरेटिव सेक्टर को अगर समझना है तो आप महाराष्ट्र में जाइए, गुजरात में बड़ौदा के आगे के उन गांवों में जाइए जहां वास्तव में कोऑपरेटिव कैसे काम कर रहा है। वहां अधिकारी खुद आगे पीछे घूमते हैं वहां के सोसाइटीज के। वो इतने बड़े गांव की स्थितियां बदल गई, बच्चों की स्थितियां बदल गई, इतनी फंडिंग उनके पास में, कोई करप्शन के चांस नहीं, किसी का काम नहीं अटकता। मेरे ख्याल में वो मॉडल तैयार किया महाराष्ट्र ने, तो पंचायती राज में तो कम से कम ये मॉडल एक तैयार होना चाहिए था कि मॉडल स्टेट है पंचायती राज को अगर देखना है दुनिया में कहीं, तो आप राजस्थान में जाइए। तो हम लेकर के तो आ रहे हैं, श्याम जी सही सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल श्याम जी की बात से मैं सहमत हूँ। आज हम राजीव गांधी ने डिजिटल इंडिया का सपना देखा। हाँ। आज हमारे पंचायत सेंटर पर ई मित्र हैं, आज ई पंचायतें बन रही हैं कि सारा लेन देन सब डिजिटल हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं बात सोचने वाली है कि एक अनपढ़ सरपंच के सामने तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी कि जब उस चीज को समझ ही नहीं पा रहा। आज जब हम जैसे मैं मेरी बात करूं तो मैं खूब स्नातकोत्तर हूँ, MA BEd हूँ, मैं खूब पढ़ा लिखा हूँ, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कई बातों में हमें अटकना पड़ता है, सीखना पड़ेगा, सीखने की प्रक्रिया में हम लोग। अब आप ये बताइए कि जहाँ हालांकि जैसे गांव की जो बात करते हैं, कहाँ दिक्कत आती है, जैसा इन्होंने भी कहा, गांव में आज भी कई परंपराएं जीवित हैं। वो परंपराएं बुजुर्गों को सम्मान देने वाली बात है। कई फैसले आज हमें भी अपने बुजुर्गों के माध्यम से करवाने पड़ते हैं कि जहाँ थोड़ी बहुत कहीं कोई भी बात संवाद होता है, किसी प्रकार की पीड़ा होती है, तो जहाँ हम अपने उस जो भी हमारी क्षमता है उसके साथ साथ उनके अनुभव को काम में लेते हैं। वो जाकर ये जैसे दो भाइयों में किसी बात को लेकर के झगड़ा है, ग्राम पंचायत छोटे स्तर पर काम करती है, गांव में किसी प्रकार का अशांति ना हो, दो भाइयों के बीच झगड़ा है, वो जाकर के पुलिस स्टेशन तक पहुंचे, एक दूसरे के खिलाफ FIR दर्ज करवाए, तो उसमें उनका काफी समय खर्च होता है और कहीं ना कहीं वो विकास की प्रक्रिया से भी बाधित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो लोग जो बुजुर्ग हैं वो उन लोगों के पास में जाकर के अपने अनुभव से इस बात को समझा पाते हैं कि भैया देख ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से, और एक मर्यादित आप जिसे आप कह सकते हैं उसका गाँव में आज भी कहीं ना कहीं चलन है। तो वहां वो लोग ऐसा समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये काम में बहुत अच्छे तरीके से कर सकता था, कहीं ना कहीं जो। लेकिन सरपंच साहब क्योंकि आपको पंचायत के तो केवल सरकारी पैसों के ऊपर निर्भर रहता है, जबकि ये संभव नहीं है। आपके यहाँ खुद की यहाँ आय बढ़ा सकते हैं, आप अब पेट्रोल पे टैक्स सेस लगा सकते हैं, आप किसी भी टोल लगा सकते, कोई भी चीज और किसी भी चीज का उत्पादन हो रहा है तो कोई भी सरकार आपकी कंपनी है उस पर आप सेस लगा सकते हैं, 1% देना पड़ेगा उसको,
और आपको आपके आदेशों की अनुपालना निश्चित रूप से कम, क्योंकि व्यक्ति के स्वार्थों की पूर्ति यहाँ आ जाती है। सरपंच खुद का स्वार्थ पूर्ति कर लेता है, गांव का विकास नहीं करना चाहता। दो अगर आपके यहाँ बड़ी फैक्ट्री लगी हुई तो आप उसके ऊपर अधिकार के साथ शेष लगा सकते हैं और उसको मिल सकता है पैसा। तो क्योंकि आपने आय को बढ़ाने के बजाय आप सरकारी स्रोतों के ऊपर निर्भर हो गए, ये कमी है। वापस उसी नियम 173 वो जो है उसके तहत ही मैंने निकलवाए हैं। उसमें मेरे औद्योगिक क्षेत्र है जैतपुरा, तो उसके अंदर हमने वो आपत्ति नोटिस निकाली है। 400 इकाइयां हैं, वो निजी आय के लिए हम वो प्रयास कर रहे हैं। अब सबसे आप टैक्स लगा सकते हो, किसी को पूछना नहीं है। 1000 रुपए पर यूनिट के 1 साल के पर ईयर के हैं उसके अंदर, तो हमने वो सबका निकाला है। उसके अंदर वो अगर आय होती है तो स्वच्छता का, अब मैं ग्राम पंचायत की बात करूं, मेरी ग्राम पंचायत की आबादी के अनुरूप डबल आबादी, अनरिकॉर्डेड आबादी मेरे यहाँ है। जो बाहर के अपने देश के हर राज्य के व्यक्ति मेरी ग्राम पंचायत में मिल जाएंगे। कम से कम 7000 व्यक्ति बाहर के यहाँ रह रहे हैं, गंदगी भी फैला रहे हैं, पानी भी यूज कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। ग्राम पंचायत को उनसे कोई वो प्रॉफिट नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या है, नगर पालिका में मान लो, नगर निकाय में मान लो, सब में जो सफाई की जो है BSR बनी हुई है। ग्राम पंचायत, लेकिन सरपंच साहब वो तो देखिए साल बाद में रोजगार के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। नहीं, हाँ। उनकी नहीं सर, मैं उनकी नहीं बोल तो रहा। आपको अधिकार है, आप करिए ना, मना कौन? आप उनसे करिए, आपको राइट है इसमें। सफाई की BSR नहीं है सरपंच साहब, अपन बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हाँ, सुशील जी नहीं, एक बार सुशील जी, जो भी सरकार, कांग्रेस हाँ, बीजेपी की हाँ। बात नहीं कर रहा, ये आपको करने नहीं देंगे। हाँ, नहीं, सफाई की ये नहीं करने देंगे, आप कर लो। हमने करा था, नगर निगम के अंदर बहुत सारे टैक्स लगाए, पास करके भेजे। टोडा वाला नहीं कर रहे। आप देखिए, टोडा वाली सरपंच ने तो हाँ, अपने गांव का नक्शा बदल दिया, नक्शा बदल दिया। आप बिल्कुल सही करो। उसके क्या है, उसने बाकायदा यूएनओ से पैसा, वहां से पैसा लाया। लेकिन हमारी सोच क्या है, क्या मैं पैसा लाके गाँव में लगाना चाहता हूँ क्या? पैसे की कोई पैसा लाके मतलब मेरी व्यवस्था करने में लगा रहता हूं। पंचायतों में पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है, नियमों में दिक्कत आती है। आज हम सफाई करवाना चाहिए, आज मेरी ग्राम पंचायत में मैं डंपिंग टेम्पू खरीदना चाहता हूँ, उसमें ना तो उसके अंदर रिकॉर्ड में कि आप कैसे खरीद सकते हो, खरीद नहीं सकते व्हीकल, है ना। उसकी सफाई के लिए 2 आदमी लगाए, BSR नहीं है, कैसे लगा सकते? चलिए, मैं एक बात और जानना चाहूंगा, एक डिजिटल की बात की जा रही है, कितनी पंचायतें हैं जो वास्तव में कंप्यूटर से जुड़ी हुई हैं? क्योंकि अब तो राजीव गांधी सारी जोड़ बिल्कुल। मेरी ग्राम पंचायत गोविंदगढ़ के अंदर केवल जैतपुरा ग्राम पंचायत हम डिजिटल जुड़े हुए हैं। 3 साल हो गए, 3 साल से जैतपुरा ग्राम पंचायत आपकी भी जुड़ी हुई है, क्योंकि राजीव गांधी, हमारी जो पंचायतें हैं ना, वो पहला जैतपुरा से नहीं, राजीव गांधी वहाँ पे IT सेंटर के जो गाँव हम गए थे गोविंदगढ़ में स्टार्टिंग करने के लिए। मॉडल लिया है, एक तो अपनी जैतपुरा ही है उसमें। वो आजकल ग्राम पंचायत में हो जाता है। हाँ, जहाँ तक जो नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि क्योंकि डिजिटल इंडिया भी एक बड़ी क्रांति है इस देश के अंदर, तो आप लोगों के हर पंचायत ये कहा जा सकता है कि कंप्यूटर से जुड़ी हुई है, नेट से जुड़ी हुई है क्या? केवल हर नेट और कंप्यूटर से जुड़ी हुई है। हाँ, सारी एक जैसे ये बात कर रहे थे, वो इतना ही है कि जो लेन देन है वो ट्रांजैक्शन डिजिटल है। डिजिटल बाकी हमारे जितने भी जैसे ईमेल प्राप्त करना, जितनी भी सरकारी योजनाओं की जानकारी, वो सब कंप्यूटर पर हमें प्राप्त हो रही है। हमारे इसके अलावा जन्म मृत्यु का जो भी रजिस्ट्रेशन है वो भी हम कंप्यूटर के द्वारा कर रहे हैं। इसके अलावा गांव के व्यक्ति को जो मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, राशन कार्ड बनवाना है, वो सारी बातें उसमें हो रही है। एक बात मैं आपके माध्यम से और कहना चाहूंगा, पिछले सरकार के द्वारा एक जो ये भामाशाह योजना है, इसको लेकर के एक मतलब जो खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, उनका कोई निश्चित मापदंड नहीं होने के कारण आज ऐसे कई पात्र व्यक्ति तो उससे बाहर हैं। सरकार ने एक क्राइटेरिया बनाया कि 69% तक हमें खाद्य सुरक्षा मतलब उपलब्ध करवा दी। अब आप ये बताइए कि उसमें वो लोग भी हैं जो पात्र नहीं है, और ऐसे लोग हैं जो पात्र होते हुए भी बाहर हैं। अब उसके लिए भी सरकार ने पहले इसका था कि पंचायतें इसके ऊपर अपने हिसाब से काम करेगी। आजकल उसकी भी अपील अपील जो है वो सरकारी स्तर पर SDO के पास। चलिए, समय कम है। एक बार मैं सुशील जी के पास में जाना चाहूंगा। लगभग अब यह है सुशील जी की हम बात मजबूती, सशक्तिकरण, नियम कायदे सबकी करते हैं, लेकिन मुझे जो बेसिक फंडामेंटल या समझ में आ रहा है अभी जो स्थिति है उसमें साफ है कि सबसे पहले तो जो चुने जनप्रतिनिधि को उस तरह का रेस्पेक्ट मिले जो देश की या राज्य की सर्वोच्च लोकतंत्र की पंचायत यानी कि
असेंबली और लोकसभा में, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, जिस तरह से उनको रेस्पेक्ट मिलता है, ये रेस्पेक्ट एक चुने जनप्रतिनिधि के प्रति होना चाहिए। एक ग्राम सेवक होता है, वो उस सरपंच का सबऑर्डिनेट होता है, उसका अधीनस्थ होता है वो। श्याम जी ने सही कहा कि जब तक डर नहीं होगा उसको एसीआर का, सरपंच मेरी एसीआर भरेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो क्या वास्तव में इस दिशा में कदम अब सरकारों को उठानी चाहिए? अगर पंचायती राज स्थानीय निकाय की मजबूती चाहते हैं तो तुरंत उठा लेना चाहिए। जो भी संशोधन विधेयक है, भले एक बार आपत्ति आएगी, परेशानी होगी, क्योंकि वो एक्चुअल में इनको अधिकार अपने छोड़ने पड़ेंगे। सरकारों को अपने अधिकार छोड़ने पड़ेंगे, और वो चाहते नहीं, ना एमएलए चाहता है, ना एमपी चाहता है, ना मिनिस्टर चाहता है। वो छोड़े तो मिले कुछ, तो अब छोड़ना चाहते नहीं है, हम देना तो चाहते हैं। आप छोड़ोगे तो हमें मिलेगा ना, आप सारा तो आपके कब्जे में रखना चाहते हो। और जब तक वो उनको ऊपर से डंडा नहीं पड़ेगा ना, तो पार नहीं पड़ेगी। निश्चित रूप से देश के संसद को ये तय करना चाहिए कि ग्राम पंचायत। आखिरी सवाल मेरा श्याम जी से है। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा अबलाल जी आपको, मैं श्याम जी के पास जाना चाहूंगा, समय बहुत कम है। हर बार चर्चा होती है, चर्चा आज हमने इस वजह से की है कि पूरे देश भर में कांग्रेस मना रही है राजीव गांधी जी की 75वीं वर्षगांठ, जयंती की वर्षगांठ। याद भी किया जाना चाहिए। हर, जैसे मैंने कहा कि हर प्रधानमंत्री ने कुछ ना कुछ इस देश को दिया है। उन्होंने भी एक आधुनिक भारत आईटी की क्रांति की एक नींव रखी थी। यहां आपको लगता है कि आज तक ये दुर्भाग्य रहा पंचायत राज स्थानीय निकाय का कि सरकारों और आइडियोलॉजी के हिसाब से इनके साथ में स्थिति भेदभाव किया गया। अगर किया गया तो कांग्रेस की तो लंबे समय तक राज्यों में सरकार नहीं, तो वो भी ऐसा मुझे कोई राज्य नहीं दिखाई दे रहा जिसको हम मॉडल स्टेट कह सके कि वहां देखिए उस राज्य के अंदर कांग्रेस थी और राजीव गांधी के सपनों को इस तरह से पूरा किया, वो भी नहीं दिखाई दे रहा। देखिए योगेंद्र जी, ये बात हकीकत में है कि जब आप राजीव गांधी को स्थापित करके 75वीं आज जयंती बना रहे हैं, तो आपको यहाँ कांग्रेस बीजेपी नहीं करनी चाहिए। आज सर्वदलीय बैठक के रूप में आपको सबको बुला करके बात करनी चाहिए कि राजीव गांधी ने हमारे देश में 73वां 74वां संशोधन किया, उसका निश्चित रूप से नीचे के स्तर तक प्रभाव गया, लेकिन और प्रभावशाली कैसे बन सकते हैं? आज कांग्रेस का कार्यक्रम बन के रह गया, जबकि कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं होना। बिल्कुल बिल्कुल, सबको बुला करके यहाँ पर बातचीत होनी। संविधान संशोधन तो एक देश को बनाए रखने के लिए डॉक्यूमेंट बना है, वो तो पार्टी विशेष का नहीं था ना। अब इन्होंने तो पार्टी का कार्यक्रम बढ़ा दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज की स्थिति में सत्ता का कार्यक्रम नहीं था। अगर सोनिया गांधी को खुश करने के लिए अगर हम पूरे साल इसको कार्यक्रम को बनाएंगे, नहीं, आप अपनी कैसे ग्रामीण स्तर की और शहरी निकायों को कैसे मजबूत कर सके, उस पर विचार विमर्श होना चाहिए था। सरपंचों को बुलाया जाना चाहिए था, विशेषज्ञों को बुला करके बात करनी चाहिए थी, जिससे सरपंच और बाकी, और नॉट ओनली डिस्कशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए और उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी कि जो हम कह करके गए थे उसका हुआ क्या, असर क्या हो रहा है। मैं माफी चाहूंगा सरपंच साहब, बहुत सारी पीड़ा है जो आप बताना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास में समय का अभाव है, समय का अभाव है हमारे पास में, मैं रोकना चाहूंगा आपको। कुल मिलाकर के किसी भी लीडरशिप को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होती है जब उसके बताए रास्ते पर वास्तव में आप अक्सर से उसका पालन कर सकें, जो रूल्स बने हुए हैं उसको ठीक से हम फॉलो कर सके, ताकि कहा जा सके कि वास्तव में जो सोच थी वो इस तरह से डेवलप हो रही है। आज हम जो देख रहे हैं, कोई सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, वो एक आइडियोलॉजी की बात नहीं होती। जो अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर देश को स्वच्छता मिशन की बात करते हैं, तो मुझे लगता है इसको कोई पार्टी के लिए नहीं बांधना चाहिए, ये सभी के लिए हमारे एक मॉरल ड्यूटी होनी चाहिए। इसी तरह से राजीव गांधी पंचायती राज स्थानीय निकाय की मजबूती के लिए लेकर के आए। अगर ये आरोप केवल विपक्षी दलों पे कांग्रेस लगाए तो ये भी गलत होगा, क्योंकि सरकारें तो लंबे समय तक कांग्रेस की भी रही है। उसके बाद राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने, उसके बाद भी कोई तो मॉडल स्टेट तैयार होता कि हाँ देखिए उस स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी, आज राजीव गांधी के सपनों को पूरा कर रही है। मुझे लगता है कि सच्ची श्रद्धांजलि तो किसी भी नेता के लिए तभी होती है जब उसके उन संवाद, उनके बताए रास्ते, उनके उन विचारों का अनुसरण कर सके। अदरवाइज तो बात सही करें श्याम जी, आप किसी को भी खुश करने के लिए किसी भी तरह से आप कुछ कर सकते हैं, समय चला जाएगा, चर्चाएं होंगी, वही बात होगी, लेकिन वो मकसद में हम कामयाब नहीं हो पाएंगे जब तक उसका अनुसरण ठीक से नहीं किया जा सके, और लागू होने के साथ साथ उसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।